हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके मैथ्स रॉयल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने कहा कि क्या संख्या 6 की पावर n जो होगी वो किस पर समाप्त हो सकती है? शून्य पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिएगा, हर वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है जिसके गुणनखंडों में 2 और 5 शामिल होता है। तो हम ये चेक करेंगे क्या 6 की पावर n यानी कि 6 की घात n में 2 और 5 आता है या नहीं आता है। अगर 6 के गुणनखंडों में 2 और 5 आता है तो 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। और अगर 6 की घात n में n के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आता है तो 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 6 की घात n हम क्या लिखेंगे? 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 × 3 यानी कि 2 × 3 और घात कितनी है? तो हम यहाँ देख सकते हैं 6 के गुणनखंडों में 2 और 3 है लेकिन 5 शामिल नहीं है। 6 की घात n तभी शून्य पर समाप्त हो सकती है जब इसके गुणनखंडों में 2 और 5 भी आए, तब ये शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 6 की घात n संख्या 6 की घात n कभी भी क्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि संख्या 6 की घात n के गुणनखंडों में क्या 5 शामिल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना है कि अगर ये 6 की घात में 2 तो है, 6 के घात के गुणनखंडों में क्या है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर इसमें 5 भी होता तो ये शून्य पर समाप्त हो जाती। तो तब हमें ये लिखना है कि जो 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि संख्या 6 की घात n के गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं है। इसमें 5, इसके गुणनखंडों में 5 होगा तभी ये शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये था हमारा प्रश्न पहला। क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं 6 तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से और ले से ज्ञात कीजिए। संख्या प्रश्न 2 में पूछा है आपसे संख्या 6 और 20 का में से ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो पहले हमें गुणनखंड करने हैं। तो 6 गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 2 × 3। फिर 20 से गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 5। अब हम क्या ज्ञात करना है? इनका में से और ले से ज्ञात करना है। तो में से कितना आ जाएगा? जो कॉमन होता है दोनों में वही में से होता है। तो 6 के गुणनखंड और 20 के गुणनखंड में क्या कॉमन है? 2। तो में से कितना आ गया? 2 आ गया। ले से क्या होगा? जो कॉमन होगा वो भी आ जाता है। कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो सब भी आ जाता है। कॉमन लेने के बाद क्या बचा? एक तो ये 2 बच गया, एक ये 3 बच गया और एक ये 5 बच गया। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ये 12, 12 पंजे 60। तो 6 और 20 का में से तो आ गया 2 और ले से आ गया 60। ये था हमारा प्रश्न दूसरा, जिसका में से कितना है? 2 है और ले से
60 है। अगला प्रश्न है संख्याओं 72, 180 तथा 252 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से तथा ले से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है, 72, 180 और 252, इनका में से और ले से ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके गुणनखंड करेंगे। तो हम 72 के गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 36। फिर 2 से भाग करें कितना आएगा, 18। फिर 2 से भाग करेंगे 9। फिर 3 से भाग होगा 9 और फिर 3 से 3 एक बार। तो ये आगे 72 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आगे 72 के गुणनखंड। अब हमें गुणनखंड ज्ञात करने 182 के। 182 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा, 9 और 1। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाए कितनी बार, 13 बार यानी कि, और 13 से होगा कितना, एक बार। तो 82 के गुणनखंड आगे कितने, 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है। अब हम करते हैं 252 के गुणनखंड। 2 से भाग होगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से भागो कितनी बार, ये 6 बार, और ये 2 से 3 बार। फिर ये 3 से कितनी बार, 3 से 2 बार और 1 बार। फिर ये 3 से 7 बार और ये 7 से 1 बार। तो इसे गुणनखंड आगे कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका में से। में से क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है यहाँ, इसके अलावा और क्या कॉमन है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो में से कितना आ गया, 2। अब हम ज्ञात करेंगे ले से। तो ले से कितना आ जाएगा, ले से जो कॉमन हो वो एक बार ले जाता है। तो 2 तो आ गया, कॉमन लेने के बाद और क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, फिर ये वाला 2 बच गया, फिर कौन आ गया, ये 3 आ गया, ये 3। तो 3 गुणा 3, फिर क्या बच गया हमारे पास, बच गया फिर 7 गुणा 7, फिर और क्या बच गया हमारे पास, गुणा 13। इन सब की क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे इन सब की। तो गुणा करने पे देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो आ गया 16। फिर 3 तिया 9, ये आ गया 9, और 13 सत्ते 91 हो गया। फिर गुणा कर लो इनकी, 16 9 एकम 9 9 नम 81। अब 16 की गुणा कर दो इसमें, 16 निम्मा 144, 144 का हो गया 4 का, हासिल है कितने, 14। 16 एकम 16, 16 और 14 30, 30 की शून्य हासिल है कितने, 3। 16 अट्ठे 128, 128 और 3 कितना हो गए, 131। तो ये क्या आ गया इनका, ये ले से आ गया 13,104। ये क्या आ गया इसका, ले से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 336 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये प्रश्न है चौथा। इन्होंने क्या क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, यानी कि दिया गया है, और एक संख्या दी गई है। एचसीएफ कितना है, 12, एलसीएम है 336, और एक संख्या कितनी दी है, 48। और आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछिए। क्या पूछी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या और
दूसरी संख्या में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? वो ये होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैं से गुणा ले से के। तो देखो यहाँ जो वैल्यू दिया वो रख देंगे यहाँ पे, जिसका मान दिया वो रख देंगे, जिसका मान नहीं दिया वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो पहली संख्या दी गई है वो कितनी है? 48 है, तो इसको यहाँ रख लेंगे। दूसरी संख्या हमें दी नहीं, यानी कि हमें ज्ञात करनी है, तो इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे? में से कितना है हमारे पास? 12 है। ले से कितना है? 336 है। अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 12 गुणा 336 बटे कितना? 48। फिर 12 से 48 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 अठे 32, कितना बचा? 1 6 और 4 चौक 16, 84। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 84 आ गई। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एसएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 240 है। यदि दूसरी संख्या 60 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा जो प्रश्न 5 है ये भी प्रश्न चौथे की तरह ही करना है, लेकिन क्या है कि जो प्रश्न 4 है उसमें आपसे दूसरी संख्या पूछी है, पहली संख्या दी है, और जो प्रश्न 5 है उसमें आपको दूसरी संख्या दी है और पहली संख्या पूछी है। तो देखिएगा यहाँ पे में से कितना गिवन है? में से गिवन है यानी कि दिया गया है कितना? 12। और जो ले से है, ले से कितना दिया है? वो है 240। ठीक है। और जो दूसरी संख्या है क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या दी है आपको कितनी? 60। आपसे पूछा है पहली संख्या, कि पहली संख्या क्या होगी, यानी कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा में से ले से पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से। अब जो मान जिसका मान दिया है वो रख देंगे, जिसका मान नहीं दिया वो ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या दी है, नहीं दी, तो ये हमें ज्ञात करनी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो दी है, ये हमने 60 लिख देंगे। में से दिया है कितना? 12। ले से दिया है 240। अब जो गुणा में वो कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? पहली संख्या आ जाएगी 12 गुणा 240 बटे में कितना? 60। 12 से 60 को भाग करेंगे कितनी बार? 5 बार। 12 पंजे 60। फिर 5 से इसको भाग करेंगे, 5 चौक 20, बचेगी कितने? 4 ताली 0, 4 वो 5 अठे 40। तो जो पहली संख्या है वो कितनी आ गई? 48 आ गई। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। दो संख्याओं P तथा Q का SF और LCM 70 और 350 है, तो संख्याओं P तथा Q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने दिया है कि कोई दो संख्या है, एक संख्या P है और एक संख्या Q है। हम मान लेते हैं कि भाई कि जो पहली संख्या है वो कितनी है? P है, और दूसरी संख्या हम Q को मान लेते हैं, दूसरी संख्या है Q है, और इनका जो में से है वो कितना है? में से इन्होंने दिया है 70 और ले से दिया है 350। ले से कितना है? तो हमें बताना है कि P और Q का गुणनफल ज्ञात
कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या में से और ले से में क्या संबंध होता है। उनमें संबंध होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से। अब हमें जो जो दिया है वो हम रख लेंगे, जो नहीं दिया वो हम ज्ञात कर लेंगे। हमें पहली संख्या दी है, बिल्कुल दी है, क्या है p। दूसरी संख्या दी है, बिल्कुल, क्या है q। में से कितना है 70 है जी। ले से कितना है 350 है जी। p और q की गुणा करेंगे तो p q आ जाएगा, ये तो गुणनफल आ गया p q का। 0 की गुणा 0 में यानी कि 0 0, 7 पंजे 35 का 5 का, हासिल है कितने 3, 7 ते 21 और 3 कितना हो गए 24। तो P और Q का गुणनफल कितना आ गया 24,500। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आपसे P Q का गुणनफल ही इसमें पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 7 कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और में से 17 है तो उनका लय ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है प्रश्न 7 में। दो संख्याओं का गुणनफल कितना गिवन है, ये दिया गया है 8670। 8670 दो संख्या है तो हम मान लेंगे एक तो संख्या क्या है पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितनी दी है 8670 दी है। और में से कितना दिया है इन्होंने, में से दिया है 17। क्या पूछा है कि ले से बताओ, ले से क्या होगा। तो जब भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या और में से ले से की बात करेगा तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि सूत्र लगाएंगे। कौन सा, जौन सा मैंने अभी आपको बताया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है में से गुणा ले से। अब जो जो दिया उसको रख देंगे, में से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 8670 दिया है। में से कितना है 17 है। ले से हमें ज्ञात करना है। में से भाग में कहाँ जाएगा इसके, वो में से कितना है 17, 17 क्या है गुणा में, तो ये आ जाएगा भाग में। तो ले से बराबर क्या बन जाएगा, ले से बराबर हो जाएगा 8670 बटे कितना 17। अब आप क्या करो 17 से इसे भाग कर दो तो क्या आएगा 17 पंजे 85, बचा कितना 1 और ताले 7 का 17 ही कम 17 और 1 0 510। तो जो लेस है वो कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का लेस आ जाएगा 510। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका में से 19 है तो ले से क्या होगा। फिर यही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या है, एक तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक हो जाएगी पहली संख्या और एक हो जाएगी दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया आपको। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, वो दिया है 2166। ये प्रश्न है 8 में से दिया गया है 19 और पूछा है इसमें ले से कि ले से कितना होगा। तो मैंने अभी बताया आपको जब पहली संख्या दूसरी संख्या में से ले से दिया हो तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, एक ही सूत्र लगाते हैं। कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। अब जो जो दिया वो रख देंगे, जो नहीं दिया वो ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दी है कितनी 2166 दिया है। में से कितना है 19 है जी। ले से हमें ज्ञात करना है, ले से दिया नहीं तो ये 19 गुणा में कहाँ आएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो फिर ले से बराबर आ जाएगा कितना 2166
बटे कितना 19। तो 19 से 2166 को भाग करने पे क्या आएगा 19 ही कम 19, बचे कितने 2, ताले छः, फिर 19 ही कम 19, फिर बच जाएंगे 5 7 और हो जाएगा 6 का 19 चौक 76, तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। तो 2166 को 19 से भाग देने पर कितना आएगा 114, और यही क्या है हमारा लेस है। तो इस प्रश्न का लेस कितना आ गया 114, और यही हमारा उत्तर है। नहीं 144 नहीं 114, यही हमारा क्या है उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं 132 तथा 288 का एलसीएम 3168 है तो में से ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दो संख्याएं दी हैं आपको, ये प्रश्न है 9। दो संख्या क्या क्या दी हैं, पहली संख्या जो दी है आपको, पहली संख्या वो कितनी है 132 है, और फिर जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो कितनी है 288 है, और फिर क्या दिया इन्होंने लेस दिया है एलसीएम। तो जो लेस है वो कितना है 3168 है। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है में से क्या होगा। तभी हम प्रश्नों में एक ही काम करते आ रहे हैं, जब भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या लेस है और में से दिया हो तो हम एक ही सूत्र का प्रयोग करते हैं, किसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है में से गुणा लेस है। अब आप देखिएगा पहली संख्या कितनी है 132 है, दूसरी संख्या कितनी है 288 है, में से क्या करना है हमें ज्ञात करना है, और लेस है कितना दिया है बच्चों 3168। अब हमें ज्ञात क्या करना है में से, तो ये गुणा में है, ये कहाँ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। तो में से बराबर हो जाएगा 132 गुणा 288 और बटे में 3168। अब इसकी हम काटाफीटी कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा में से आ जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिये 12, एक बचा, फिर 4 तिये 12, फिर 4 से काटो, 4 सत्ते 28, बचे कितने 3 और 6, 4 नम 36 और 4 दूनी 8। अब इसको फिर काट के देखो, अब कितने से कटेगा ये कट जाएगा 3 से, 3 से 11 बार, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 नम 18 और नहीं 3 छंग 18। अब इसको काटो, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 जो, फिर 3 छंग 18 और 3 चौक 12, कट गया। अब ये आगे कटेगा नहीं, 11 बच गया। अब इसे काटो 4 से, 4 छिंग 24, बचा कितना 2, और ताड़ लिया फिर ये 4 का, और 4 छिंग 24, और 4 से 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, फिर 11 से कितनी बार ये 6 बार, और 6 से 72 कितनी बार कट जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो में से कितना आ गया इनका, तो में से आ जाएगा कितना हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 12। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं 306 657 का SF 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से। प्रश्न 10 क्या दिया है, संख्याओं, पहली संख्या दी एक तो आपको कितनी, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 और SF कितना है
HCF है 9। पूछा क्या है, LCM। तो जब भी आपको में से पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM। HCF का मतलब में से, LCM का मतलब ले से। तो जब आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, में से, ले से दिया हो तो हम एक ही सूत्र का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं बच्चों। कौन सा सूत्र? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से। अब आप देखिएगा, जो जो हमें मान दिया वो हम यहाँ रख देंगे, जो नहीं दिया वो ज्ञात कर लेंगे। तो पहली संख्या कितनी है? 306 है। दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। बराबर में से 9 है। ले से दिया ही नहीं, तो ये हमें ज्ञात करना है। अब ये 9 गुणा में ये इन दोनों के आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ले से का मान आ जाएगा फिर। तो ले से कितना आ जाएगा? 306 गुणा कितना? 657 और बटे में कितना? 9। अब आप भाग कर लो, 9 से भाग करके देखो। 9 से हम इसे भाग करेंगे, 9 3 27, कितना बचा यहाँ से? 3 और ताड़ लिया 6 का, 36 हो जाएगा। 36 को 9 से भाग कर तो कितना आ जाएगा? 4। तो ले से कितना बन जाएगा? ले से आ गया 34 गुणा 657। तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा? गुणा करने पे आ जाएगा 22,338। ये क्या आ गया हमारा? ले से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का अगला प्रश्न है, दिया है 252 और 594 का HCF कितना है? 18। LCM ज्ञात करना है। देखो पहली संख्या कितनी है इसमें? प्रश्न 11 में, प्रश्न 11 में पहली संख्या है, तो पहली संख्या तो बन जाएगी इसमें 252 और दूसरी संख्या बन जाएगी 594 और में से कितना है? में से दिया है 18। क्या पूछा है? ले से पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पहली संख्या पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, HCF दिया है। क्या पूछ रहा है? LCM। यहाँ भी पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, में से दिया है। क्या पूछ रहा है? ले से पूछ रहा है। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न 11, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको अपना आप से सोल्व करना है प्रश्न 10 की तरह। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें कि इसका आंसर आपका क्या आया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 12, यदि 16y का HCF 8 है और 16y का LCM कितना है? 48 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 12, 16y का मतलब है 16 अलग है और y अलग है। तो हम ये मान लेंगे, तो पहली संख्या तो क्या है? मान लो पहली संख्या तो 16 है और दूसरी संख्या मान लेंगे कि y है। और इसका जो में से है, में से कितना दिया है? 8 दिया है। पूछा क्या है आपसे? और LCM ले से दिया है 48। पूछा है कि y का मान क्या होगा। तो मैं आपको हर प्रश्न में एक बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, में से, ले से दिया हो तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। पहली संख्या कौन सा लगाना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से। अब जो भी मान दिया है वो ये हम रख देंगे, जो नहीं होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो पहली संख्या कितनी है? 16, तो हम यहाँ रख देंगे 16। दूसरी संख्या क्या है बच्चों? y, तो यहाँ पे रख लेंगे हम y। में से कितना है? 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8।
लय से कितना है 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48। अब देखो क्या नहीं दिया, y नहीं दिया, तो y ज्ञात करना है। y कैसे ज्ञात करना है, ये 16 गुणा में इसके भाग में चला जाएगा तो y का मान आ जाएगा। तो आ जाएगा 8 गुणा 48 और बच्चों बटे में 16, 16 तिये 48, 3 बार कट गया तो y बराबर आ गया 8 गुणा 3 और 8 तिये 24, तो y का मान आ गया 24। ये हमारा आंसर है प्रश्न 12 का। प्रश्न 13, यदि 6 और a का एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न 13 है वो 12 की तरह करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। क्या दिया है आपको, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा, इतने मैं कर रहा हूँ इतने आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आता है। इन्होंने हम मान लेंगे कि जो पहली संख्या है वो कितनी है 6 और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम a है। में से कितना दिया है, में से दिया है 2 और जो ले से है यानी कि LCM वो कितना है 60। आपसे पूछा है a का मान। तो देखिएगा जब भी आपसे पहली संख्या दूसरी संख्या में से और ले से ये दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हर प्रश्न में लग रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है में से वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। अब जो मान दिया रख लो सबको, जो नहीं दिया उसे ज्ञात कर लेंगे। तो पहली संख्या कितनी है 6 और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास a है, में से कितना है 2, ले से कितना है 60। क्या नहीं दिया, a नहीं दिया, तो a हमें ज्ञात करना है। a कैसे ज्ञात होगा, ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा 60 बटे कितना 6। तो a का मान कितना आ गया, 6 से 60 को भाग करके 6 दाई 60, तो आ गया 2 गुणा 10, तो a का मान आ गया 2 दाई 20, तो a का मान आ गया 20 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, संख्याओं 54 तथा 336 का अभाज्य गुणनक विधि से में से तथा ले से ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो हमें जांच भी करनी है। क्या जांच करनी है, देखो इस प्रश्न में यह कहा है कि आपको 54 और 336 का अभाज्य गुणनक विधि से में से और ले से ज्ञात करना है। और जो अभी हमने पिछले वाले प्रश्नों में सीखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसकी होती है, में से गुणा ले से। तो इस संबंध की हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है, क्या ये संबंध सही है या नहीं है, इसकी भी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। इन्होंने पहली संख्या दी है, हम ये मान लेंगे कि जो पहली संख्या है वो कितनी है 54 और जो दूसरी संख्या है वो मान लेंगे जो दी है वो कितनी 336 है। और हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से में से और ले से ज्ञात करना है पहले। तो में से और ले से ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। 54 के गुणनखंड करो और 336 के, तो पहले 54 के करो, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, बचे कितना 1 और फिर 2 सत्ते 14, फिर 3 से ये आ जाएगा 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, फिर 336 के गुणनखंड करो 2 से, 2 ही कम 2, 2 6 12 और कितना बच गया 16, 2 8 है 16, फिर 2 से ये 8 बार और 2 से ये 4 बार, फिर 2 से ये 4 बार और ये 2 बार, फिर 2 से ये 2 बार और ये 1 बार, फिर 3 से ये 7 बार और ये 7 से 1 बार। तो जो 54 है, 54 के गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और जो 336 है इसे गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मैं से और ले से ज्ञात करना है। अब देखिएगा मैं से क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो ये कॉमन है, एक तो ये आ गया 2, और क्या कॉमन है, और 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो गुणा कितना आ गया 3, तो मैं से आ गया 2 तिया 6। तो इस प्रश्न का मैं से तो आ गया 6। अब ले से ज्ञात करेंगे, तो जो कॉमन हो एक ही बार लेते हैं हम। ये कॉमन है तो एक बार आ गया, कॉमन लेने के बाद ये भी बच गए, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 3 कॉमन आ गया, ये कॉमन आने के बाद ये 2 3 बच गए, 3 गुणा 3, और फिर क्या बच गया गुणा 7। अब हम क्या करें, इन सब की गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी ये हो गया 16 गुणा 3 तिया 9 9 तिये ये हो गया 27, और गुणा कितना हो गया 7। अब हम इन तीनों की गुणा कर लो, इन तीनों गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ले से मिल जाएगा। तो क्या आएगा गुणा करके, पहले 27 गुणा 7 में करो, 7 सती 49 का 9 का लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, और गुणा कितने 16। अब 16 की गुणा करो, 16 निम्मा 144, 144 का आ जाएगा 4 का, हासिल लगे 14, 16 अट्ठे 128, 128 और 14 हो गए 142, 142 का 2 का, फिर हासिल लगे 14, 16 कम 16 और 14, 16 और 14 होते हैं 30, तो आ जाएगा 3024। ले से कितना आ गया 3024, और मैं से आ गया 6। अब हमें क्या करनी है, संबंध की जांच करनी। किसकी जांच करनी, संबंध की जांच। जांच करनी है, क्या संबंध है बच्चों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैं से गुणा ले से। अब देखो ये संबंध सही है या गलत है, क्या होगा, कैसे पता लगेगा। अगर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या करने पे जो भी यहाँ मान आएगा, वही मान मैं से गुणा ले से की गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यानी कि जो मान, जो उत्तर, जो आंसर, जो परिणाम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पर मिलेगा, वही परिणाम सेम मैं से गुणा ले से करने पर मिलना चाहिए। यानी कि जो उत्तर यहाँ आएगा वही उत्तर यहाँ आना चाहिए, जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या यहाँ आनी चाहिए। तो संबंध क्या है, सही है। और अगर यहाँ अलग संख्या आई, यहाँ अलग संख्या आई, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पर तो अलग संख्या आई, और मैं से गुणा ले से करने पे भी क्या आई, अलग संख्या आई, तो संबंध क्या है, गलत है। और अगर मैं से वो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने पे भी क्या आई, समान संख्या, मैं से गुणा ले से की गुणा करने पे क्या आई, समान संख्या, जो यहाँ आई वही यहाँ आई, तो संबंध क्या है, सही है। अब हम चेक करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पे क्या आंसर आएगा और मैं से गुणा ले से करने पे क्या आंसर आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो संबंध ठीक है, अगर दोनों का आंसर अलग अलग आया तो संबंध गलत है। अब आप देखिएगा पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 54 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 336 बराबर मैं से कितना है हमारे पास 6, ले से कितना आया 3024। हम क्या करेंगे, इन सब की इसकी 54 की 336 में गुणा करेंगे, 6 की 3024 में गुणा करेंगे, तो देखो क्या आंसर आएगा, करो गुणा, क्या आएगा 336 और 54, 4 6 24 का 4 का हासिल लगे कितने 2, 4 ते 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा कितना 1, 4 ते 12 1 13, 5 6 30 हासिल लगे कितने 3, 5 ते 15 3 18 18 का 8 का हासिल लगा इतना 1, 5 ते 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 का 1 का 6 1 7 और 1 हासिल का 8 और 1 कितना आ गया 18,144 आ गया।
54 और 36 गुणा करने पे कितना है 18,144। अब इधर की गुणा करो, 6 चौक 24 का 4 का हासिल है कितने 2, 6 दूनी 12 2 कितने हो गए 14 और 36 18, तो 18,000 कितना आ गया 144। इधर से भी कितना है 18,144। तो संबंध क्या है सही है, तो जांच होगी संबंध की। ये इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों साइड क्या है आपस में बराबर आ गई, तो संबंध क्या है सही है। यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी हमें। तो ये था हमारा कितना प्रश्न 14। अगला प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 बचता है। तो देखिएगा वह सबसे बड़ी संख्या, तो जब आपसे सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा प्रश्न में तो आपको क्या करना है, आपको मैं से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैं से ज्ञात करना है। और इसमें शेषफल भी बच रहा है, तो फिर शेषफल का क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। ये प्रश्न कितना हो गया 15। प्रश्न 15 है संख्या क्या क्या दी है आपको संख्याएं दी हैं 70 और 125 और इसमें जो शेषफल है वो क्या बच रहा है 5 और 8 बच रहा है। तो जो शेषफल दिया है पहले हम उनको इन संख्याओं में से घटा देंगे। ध्यान रखना हमेशा जो भी आपको शेषफल दिया होगा उस शेषफल को हम क्या करेंगे दी गई संख्याओं में से घटा देंगे। तो हम 70 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 65, 125 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 117। अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का मैं से ज्ञात कर लेंगे। जब भी आपसे प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या देगा पूछेगा तो तब आपको क्या करना है उस केस में आपको मैं से ही ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे 65 के गुणनखंड करो। 65 कितने से डिवाइड होगा 5 से, 13 पंजे 65 कितनी बार 13 बार और 13 से 13 एक बार। 117 को भाग करो। 117 कितने से भाग हो जाएगा 3 से भाग हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से 3 कम 3 3 तिया 9 फिर 13 से एक बार। तो 65 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए 5 गुणा 13 आ गए और 117 के गुणनखंड कितने आ गए 3 गुणा कितना 13। अब मैं से कितना आ गया, मैं से क्या होता है जो कॉमन हो, कॉमन कौन है 13 है तो मैं से आ गया 13। तो जो 13 है वो सबसे बड़ी संख्या है जो जब आप 70 को भाग करोगे 13 से तो शेषफल देगी 5। जब आप 13 से भाग करोगे 125 को तो शेषफल देगी 8। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या आ गया 13। अगला प्रश्न है प्रश्न कितना 16। इसमें क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 65 और 17 के में से को 65m-117 के रूप में लिख दें, व्यक्त का मतलब इसके रूप में लिख दें, तो m का मान क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले 65 और 117 का में से ज्ञात करना होगा। में से ज्ञात करके हम 65m-117 के बराबर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें m का मान मिल जाएगा। तो आइए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। ये दिया है इन्होंने 65 और 117, 65 और 117 के में से को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का में से को। इसके में से को किसके रूप में लिखा गया है, 65m-117 के रूप में लिखा गया है। इसके रूप का मतलब इसके बराबर रखा गया है। तो क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा अभी प्रश्न 15 में हमने 65 और 117 क्या ज्ञात करा, में से। वही है कि नहीं है, देखो 65 और 117 का में से करा, कितना आया 13 आया। तो इस दोनों का में से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी
13। जब आप हल करोगे प्रश्न 15 की तरह, आप में से ज्ञात कर लेना गुणनखंड करके इसके 65 के और 17 के। तो जब आप 65 के 17 के गुणनखंड करोगे तो उसका में से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जैसे हमने प्रश्न 15 में किया है। एक रखा है इतना, देखो यहाँ हमने क्या किया है, 65 और 117 के गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करने पे हमें क्या मिला है बच्चों, 65 और 117 का में से कितना आया है, 13। तो यहाँ भी तो ये दिया है ना प्रश्न 16 में भी कि 65 और 117 का में से 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 65 और 117 का में से ज्ञात करना पड़ेगा। तो में से कितना आएगा, 13। अब इस में से को 65 माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। रूप में लिखने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो में से है वो 65 माइनस 117 के बराबर है। रूप में लिखने का मतलब ये है, यानी कि आप 65 माइनस 117 बराबर किसके लिखोगे, 65 और 117 के में से के बराबर लिखोगे, और में से कितना आया है, 13। तो 65 माइनस 117 बराबर हो जाएगा 13। अब ये माइनस का इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 65 बराबर 13 प्लस 117। तो ये कितना बन जाएगा, 65 13 और 117 हो गया 130। ये गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में। तो m का मान आ जाएगा 130/65। जब आप 130 को 65 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 2। तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो वर्गमूल 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है, और क्या कहा है कि जो वर्गमूल 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हम किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो हम उसको परिमेय संख्या मान के सिद्ध करते हैं, और इस विधि को विरोधाभास विधि कहते हैं। कि जब भी हमसे कोई भी किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कराता है तो हम उस संख्या को परिमेय संख्या मान के सिद्ध करते हैं। इस विधि को विरोधाभास विधि कहते हैं। तो जब अब ये जो वर्गमूल 2 है हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम लिख लेंगे, माना वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखो, अगर ये वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तब वर्गमूल 2 बराबर किसके हो जाएगा, P/Q के। और यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ P तथा Q, P और Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक। ठीक, P तथा Q अभाज्य पूर्णांक है, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे दोनों ओर का वर्ग। दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से, P/Q, इस पूरे का इसको। अब देखो, इसके स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 बराबर, ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा P², और अपॉन लिख देंगे हम इसको Q गुणा Q। अब यहाँ से एक Q आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 2Q बराबर हो जाएगा P² अपॉन कितना, Q। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको आगे कैसे करना है।
देखो ये जो 2 क्यों है, ये तो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और ये पी स्क्वायर बटे क्यों है, ये एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। क्योंकि ऊपरला क्या है, हर, नीचला क्या है, अंश। नहीं सॉरी, क्योंकि ऊपरला क्या है, अंश, निचला क्या है, हर। अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया भिन्न। और पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। हम क्या लिखेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि, क्या देख सकते हैं, 2 क्यों एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर बटे कितना, 2, नहीं, पी स्क्वायर बटे क्यों, बस पी स्क्वायर बटे क्यों एक भिन्न है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्यों एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर बटे क्यों क्या एक भिन्न है। और पूर्णांक तथा भिन्न कभी भी क्या बराबर नहीं होते हैं। क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने वर्गमूल 2 क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया, ऐसा इसलिए हुआ। तो हम लिखेंगे अतः यह है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इतना आपको लिखना है। जब भी आपसे कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध कराएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। क्या करेंगे, हम उसको पहले तो परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या होगी तो हम उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। जो ये पी और क्यू है क्या है, भाज्य पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। इसके स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया तो क्या आ गया, 2। यहाँ आ गया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को लिख दिया हमने क्यू गुणा क्यू, और यहाँ से क्यों आ गया यहाँ। तो ये बन गया एक पूर्णांक और ये बन गया भिन्न। भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्यों एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर बटे क्यों एक भिन्न है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। और पूर्णांक तथा भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अतः ये हमारी क्या है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना तो करी थी हमने, वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लिया हमने क्या इसको, परिमेय संख्या। तो ये हमारी गलत कल्पना तो थी। तो अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का हल लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 + वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न 18 में कि 2 + वर्गमूल 7 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। तो इससे पहले प्रश्न में हमने सीखा है, जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो हम क्या मानते हैं, उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं और तभी उसको सिद्ध करते हैं। तो हम यहाँ ऐसे ही मान लेंगे कि माना 2 + वर्गमूल 7 एक
परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो तब क्या हो जाएगा, तब 2 प्लस वर्गमूल 7 बराबर किसके हो जाएगा, पी बटे क्योंकि हो जाएगा। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ पी तथा क्यू क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, अभाज्य। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये 2 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 7 बराबर पी बटे क्यू माइनस कितना, 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। तो वर्गमूल 7 बराबर हो जाएगा क्यू और 1 का एलसीएम कितना आ गया, क्यू आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, पी। 1 से क्यू को भाग कर तो क्यू आएगा, क्यू गुणा 2 में कर देंगे तो 2 क्यू हो जाएगा। तो वर्गमूल 7 बराबर क्या आ गया, पी माइनस 2 क्यू बटे कितना हो गया, क्यू। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है आगे, अब यहाँ से आपको आगे कैसे करना है। अब आप सीधा सीधा लिखेंगे, या तो आपको दोनों ओर का क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। दोनों ओर का क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये p माइनस 2 क्यू बटे कितना, क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7। इधर क्या हो जाएगा, p माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर और बटे कितना, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को लिखेंगे हम क्यू, 1 क्यू यहाँ आ जाएगा मान लो। तो 1 क्यू 7 क्यू बराबर क्या हो गया, p माइनस 2 क्यू बटे कितना, क्यू ऊपर वाला कितना, होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ ये जो वैल्यू है पहले की तरह है, ये क्या बन गया, हमारा पूर्णांक बन गया। ये क्या बन गया, पूर्णांक। और ये क्या बन गई, भिन्न। ये क्या बन गई, भिन्न। फिर हम पहले वाले प्रश्न की तरह लिख देंगे, पूर्णांक और भिन्न क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होते। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, 7 क्यू, यहाँ 2 क्यू की जगह आपकी बार क्या आ जाएगा, 7 क्यू आ जाएगा, क्या एक पूर्णांक है। जबकि पी स्क्वायर अपॉन क्यू की जगह क्या आ जाएगा, जबकि आ जाएगा ये, अब की बार यहाँ ये लिख देंगे क्या, कि p माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर अपॉन कितना, क्यू एक भिन्न है। और पूर्णांक तथा भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं, अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना क्या करी थी हमने, 2 प्लस वर्गमूल 7 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया था, गलत। तो देखो 2 प्लस वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। तो यही तो हमारी गलत कल्पना है कि ये है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन मान रहे हम क्या इसको, परिमेय संख्या। तो ही हमने यहाँ लिखा, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए 2 प्लस वर्गमूल 7 यहाँ क्या आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा 2 प्लस के वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करना है, इस तरीके से इनका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस 3 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब की बार क्या सिद्ध करा रहा है, 4 प्लस 3 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जब भी किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हो, तभी हम उसको सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा हम इसको क्या करेंगे, माना 4 प्लस 3 वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और ये प्रश्न है 19। फिर तब क्या होगा, 4 प्लस 3 वर्गमूल 5 बराबर किसके हो जाएगा, p बटे क्यों के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या।
और परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, फिर हम यहाँ लिख देंगे जहाँ p तथा q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है दोनों। अब क्या करेंगे हम, ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा p बटे कितना q और -4। फिर ये बन जाएगा 3 + 5 वो 3 वर्गमूल 5, इसका बटे में 1 मान लेंगे तो इसका ले से कितना आ गया, q आ गया। यहाँ बच जाएगा p, 1 से q को भाग करो तो q, और q गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4q। अब ये 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा, इसके भाग में, तो इधर बच जाएगा वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा p - 4q बटे कितना 3q। अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे इसका दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा p - 4q अपॉन 3q का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5, इधर क्या बचेगा p - 4q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और q को लिखेंगे हम q गुणा q, और एक q इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 5q। फिर p - 4q का होल स्क्वायर और अपॉन कितना 9q। अब आप देखो फिर पहले वाली कंडीशन बन गई जो पहले प्रश्नों में बनी थी, ये क्या बन गया हमारा पूर्णांक, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा भिन्न, भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख दें हम क्या, हम यहाँ देख सकते हैं कि 7q क्या है, यहाँ 5 आया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5q एक पूर्णांक है, जबकि p - 2q था पहले वाला था। अब की बार यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अब की बार लिखना p - 4q का होल स्क्वायर बटे कितना 9q एक भिन्न है, भिन्न है, और पूर्णांक तथा भिन्न कभी बराबर नहीं होते हैं। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और हमारी गलत कल्पना क्या है बच्चों, गलत कल्पना यह है 4 + 3 वर्गमूल 5 कई संख्या है, अपरिमेय है, और मान लिया हमने इसको क्या परिमेय, यही तो गलत कल्पना है। और इसी वजह से हमारा आंसर गलत आया, ये पूर्णांक बन गया और ये भिन्न, भिन्न और पूर्णांक दोनों बराबर आ गए। किस वजह से, जब हमने इसको क्या मान लिया परिमेय मान लिया। और भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है ऐसा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए यहाँ क्या था, पहले वाला लिखा था 2 + वर्गमूल 7, अब की बार यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए 4 + 3 वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना है। इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। सिद्ध कीजिए कि 4 - वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, प्रश्न 20 4 - वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। और जब भी हम किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो हम उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं, तभी वो अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। तो इसे भी हम क्या मान लेंगे कि ये एक क्या है परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना 4 - वर्गमूल 7 एक क्या है अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं हम इनको, परिमेय संख्या। तब
अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख लेंगे। तो 4 माइनस वर्गमूल 7 बराबर किसके हो जाएगा, p बटे q के, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। p तथा q कैसे पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक। और ये प्लस का है 4, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के वर्गमूल 7 बराबर आ गया p बटे q माइनस 4। तो माइनस वर्गमूल 7 बराबर 4 के बटे में 1 मान लेंगे, तो मैं एलसीएम कितना आ जाएगा, q से q को भाग करेंगे 1 की गुणा p में करेंगे तो हो जाएगा p। 1 से q को भाग करेंगे q आएगा, q गुणा 4 में कर देंगे तो 4q। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो माइनस 7 वर्गमूल का वर्ग, फिर क्या करेंगे p माइनस 4q बटे q का वर्ग। अब इसके स्क्वायर से तो क्या कर जाएगा वर्गमूल, और माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो आ जाएगा प्लस 7। यहाँ क्या बन जाएगा, p माइनस 4q का होल स्क्वायर और अपॉन कितना, q गुणा q, एक q इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 7q, फिर p माइनस 4q बटे कितना q, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये क्या है, हमारा पूर्णांक है और ये हमारा भिन्न बन गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। पूर्णांक और भिन्न कभी भी क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और ये बराबर क्यों आए, क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण आए। गलत कल्पना क्या करी हमने, 4 माइनस वर्गमूल 7 की संख्या है अपरिमेय, लेकिन मान लिया हमने किसको, क्या इसको, परिमेय संख्या। यही तो हमारी गलत कल्पना है। इसी वजह से पूर्णांक और भिन्न दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 7q एक पूर्णांक है, जबकि p माइनस 4q का होल स्क्वायर बटे कितना q एक भिन्न है। और पूर्णांक तथा भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना क्या की है, अभी बताया मैंने आपको। गलत कल्पना ये की हमने 4 माइनस वर्गमूल 7 की संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन माना क्या हमने इसको, परिमेय संख्या। ये तो गलत कल्पना करी। इसी वजह से पूर्णांक और भिन्न आपस में क्या आ रहे, बराबर आ रहे, जबकि भिन्न और पूर्णांक बराबर होते नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए क्या 4 माइनस वर्गमूल 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो ये थे अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, बार बार इनका रिवीजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।